हाँ जी बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे, आज भी क्वेश्चन करेंगे। जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। हाँ जी बेटा, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा पहले मेरे साथ में। लिखा है, मिस पद्मिनी owned two motor cars which were mainly used for business purpose, जिसका कि WDV था ब्लॉक ऑफ एसेट का, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर दो गाड़ियां थी। ठीक है जी। और इसका जो WDV था एज ऑन 1 अप्रैल 2019, वो कितने का था? 1,81,000 रुपीज का। ठीक है जी, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मिस पद्मिनी ओड टू मोटर कार विच वर मेनली यूज फॉर बिजनेस पर्पस। तो इस चीज से हमें पता क्या लगता है, मेनली यूज फॉर बिजनेस पर्पस से, कि भाई ये जो है हमारी डेप्रिशिएबल आइटम है। ठीक है जी। और WDV का ब्लॉक भी दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट कंप्राइजिंग ऑफ ओनली टू कार्स, बोथ ऑफ विच वर परचेज्ड ऑन in May 2008 was rupees 1,81,000. These two cars were sold for 1,50,000. अब क्या कहते हैं आप? अगर आप आंसर को देखते नहीं है तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि हमारी जो WDV है वो ज्यादा है, और जो हमने बेची है गाड़ी वो 1.5 लाख रुपए की बेची है, यानी कि वो वैल्यू कम है। सेल्स कंसीडरेशन इज लेस देन WDV। तो इस केस में क्या आना चाहिए सर? ऑब्वियस है, ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है जी, सॉरी कैपिटल गेन है, और कैपिटल लॉस है, सॉरी दूसरे मेरे कैपिटल गेन निकल गया, कैपिटल लॉस है ये कैपिटल लॉस का केस है। In February 2020, she sold 1,000 shares of X Limited, अनलिस्टेड थे जो। सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर हम कितना टाइम पीरियड चेक करते हैं? अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर हम कितना टाइम पीरियड चेक करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म? 24 months. 24 मंथ्स, बिल्कुल सही। ठीक है जी। रुपीस कितने में? 3,50,000 में। ठीक है जी। शी सोल्ड 1,000 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, जो कि अनलिस्टेड थे इंडियन कंपनी के,
3.5 लाख में बेच दिया उन्होंने, और उन्होंने इसको परचेज किया था, शी हैज परचेज द सेम ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द जनवरी 2017 फॉर रुपीज 2,44,000। 2,44,000 का जनवरी 2017 में परचेज किया था और फरवरी 2020 में बेच दिया, यानी कि हमारे पास में 12 महीने से ऊपर का ये कैपिटल गेन है। ठीक है सर। ए हाउस प्लॉट वाज परचेज बाय हर इन मार्च 2008। बीते जमाने की बात बता रहे हैं ये, जब उन्होंने 2008 में 2,73,000 रुपीज के लिए एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज की थी, जिसको कि उन्होंने बेच दिया है 6,50,000 रुपए में। कब? 18/1/2020 में। अब हमें इनका कैपिटल गेन निकालना है। सबसे पहले उन्होंने मोटर कार बेची थी, मोटर कार बेची थी 1,50,000 में, जबकि उसकी WDV क्या थी? 1,81,000 थी। तो हमारे को क्या आ जाएगा सर? कैपिटल लॉस आ जाएगा। कितने का? 31,000 का। मुझे ये बताइए कि ये कैपिटल लॉस हमारा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? बताइए, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है? और अगर ऐसा है तो क्यों? बोलो बच्चों। बेटा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, और हमारे पास में जो भी डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट होते हैं उनके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही आता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आता है, क्योंकि उनकी वैल्यू रीवैल्यूएट हुई होती है 1 साल के अंदर ही। इस वजह से अच्छा जी। इसके बाद में हमारे पास में क्या दिए हुए? शेयर्स दिए हुए 3,50,000 रुपए के लिए जो हमने बेचे हैं, जिसको कि हमने खरीदा था 2,44,000 रुपए में। हम इंडेक्सेशन लगा देंगे, ऊपर इंडेक्सेशन लगा देंगे सेल ईयर का और नीचे लगा देंगे परचेज ईयर का, और इस पे हमें कैपिटल गेन आया 82,894। एक हाउस प्रॉपर्टी जो उन्होंने 6,50,000 रुपए में बेची, जिसको कि उन्होंने परचेज किया था 2,73,000 रुपीज में। 2,73,000 रुपीज में परचेज किया था उन्होंने, और ऊपर सेल का CII, सेल ईयर का, और नीचे परचेज ईयर का CII। सो परचेज ईयर का CII तो 7-8 का होना चाहिए ना? एक सेकेंड में चेक कर लेता हूं। मार्च 2008 दिया हुआ है। हाँ जी, 7-8 का होना चाहिए। यहाँ किसका दिया? 9-10 का लगाया। किसका? 9-10 का लगाया। सर इसको ठीक कर लीजिए प्लीज, बताइएगा सर परचेज का कितना है? 7-8 का 129 है। 129 कर लीजिए सर इसको, और फिर ये वैल्यू को भी एक बार चेक कर लीजिए। एक बार चेक कर लीजिए। 611,605। 11,605 इतना आ रहा है? पक्का एक बार चेक कीजिएगा। नहीं सर, फाइनल आंसर 38,395 आ रहा है। 38,395 सब कुछ माइनस करने के बाद 38,395। ओके, एक सेकेंड। थ्री 8,395 ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके अंदर भी रेक्टिफिकेशन कर लीजिएगा। ठीक है सर, चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मिस्टर एक्स जिनकी की एज 55 ईयर है, उनका एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था गाजियाबाद में। इट वाज एक्वायर्ड बाय मिस्टर एक्स ऑन 10th अक्टूबर 2006 फॉर 6 लाख। 6 लाख रुपए का उन्होंने परचेज किया था।
He sold it for 58,000 in the year 2019. ठीक है जी, 1920 में इन्होंने बेच दिया 53 लाख का। अब हाउस प्रॉपर्टी है तो स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन के अंदर। और वो कितनी दी हुई है? 70,000 रुपीज दी हुई है। वो कितनी दी हुई है? 70,000 रुपीज दी हुई है। तो क्या रूल लगेंगे? सर हमें मालूम है कि एसडीवी अगर ग्रेटर होती है सेल्स कंसीडरेशन से तो हमारी सेल्स कंसीडरेशन कितनी होती है? सर SDV एसडीवी होती है। इसका मतलब यहाँ पे 70 लाख रुपए एसडीवी आएगा। ओके सर। एसएससी पेड 2% ऑफ सेल्स कंसीडरेशन एज ब्रोकरेज। अच्छा, तो 2% इसकी रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे ये। ओके सर, आगे चलते हैं। मिस्टर एक्स एक्वायर्ड ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता फॉर ₹10 लाख और उन्होंने डिपॉजिट कर दिए 4 लाख एज ऑन 10/4/2020 एंड ₹5 लाख ऑन 15/6/2020। बच्चों सिंपल सी बात, मेरे को एक बात का जवाब दो आप लोग कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हमने एक प्रॉपर्टी बेच करके एक नई प्रॉपर्टी परचेज की है। एक प्रॉपर्टी बेचने के बाद में जब एक नई प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं तो हमें उसकी एग्जम्पशन मिल जाती है। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि ये सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिलेगी या सेक्शन 54F की एग्जम्पशन मिलेगी? मैं ये मानता हूं कि आप लोग नीचे आंसर को नहीं देख रहे हैं, बताइए। सेक्शन 54 और सेक्शन 54F। सेक्शन 54, क्योंकि एफ में रेजिडेंशियल हाउस पे अगर रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस की वो मिलती है तो एग्जेम्पशन नहीं होती, सेक्शन 54 में होती है। सेक्शन 54 में कोमल जी ने बोला नहीं, त्रिपाठी मैम ने बोला कि हमारे पास में क्या नाम है एग्जम्पशन तब मिलती है सर 54F की जब हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ करके कुछ और बेचें और खरीदें। क्या? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदें, तब 54F लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या बिका है? 50 हाउस प्रॉपर्टी बेच करके हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है। तो सर आप यहाँ पे सेक्शन 54 लगाएंगे, 54F नहीं लगाएंगे। चलिए ठीक है, ओके। अब हम क्या कहते हैं? सर हमने 10 लाख रुपए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे लगा दिए और डिपॉजिट कर दिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 4 लाख और फिर 5 लाख। पहले 4 लाख और फिर 5 लाख हमने क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। एक बारी पूरा पढ़ लेते हैं इसको, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। Mr. X acquired residential house property in Kolkata for 10 lakh and deposited 4 lakh on 10/4/2020। अब डिपॉजिट कहां किया है ये कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता देता हूं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। एंड 5 लाख ऑन 15/6/2020 इन कैपिटल गेन बॉन्ड ऑफ RECL लिमिटेड। हाँ जी, तो ये 5 लाख कहां पे इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं? 5 लाख इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं RECL में, RECL के शेयर्स के अंदर। सर सिंपल सी बात है, जहां तक मुझे याद आता है और जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है, हमें अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से हम जाते हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है जी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में जाते हैं तो सेक्शन 54 का बेनिफिट मिलता है। और अगर हम एनी एसेट से, जो कि होना चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग या फिर बोथ भी हो सकता है, उससे अगर हम परचेज करते हैं RECL और NHAI के शेयर्स, तो हमारे को किसका बेनिफिट मिलता है? सर 54EC का बेनिफिट मिलता है। लेकिन हाँ, ये चेक करना है कि ये 6 महीने के अंदर अंदर ही हुआ हो, ये 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही हुआ हो ट्रांजैक्शन। क्या ये 6 मंथ्स के अंदर हुआ है? क्या ये 6 मंथ्स के अंदर हुआ है? देख लीजिए, यानी कि 6 महीने के अंदर की ट्रांजैक्शन है ये। ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने क्या लिखा है? लिखा है ऑन he deposited 4 lakh on
6/7/2020 and 3 lakhs on 1/11/2020 in capital gain account scheme in nationalized bank for construction of additional floor on house property in कोलकाता। अब आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। सर उन्होंने 70 लाख रुपए का हमारा सेल्स कंसीडरेशन था, हमें मालूम है। ब्रोकरेज हमने 2% निकाल लिया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने लगा दिया 6 लाख का, और जिस साल बेचा था उस साल का CII ऊपर और जिस साल खरीदा था उस साल का CII नीचे। हमारे पास में ये वैल्यू आ जाती है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे की बातें डिस्कस करते हैं। आगे क्या लिखा है इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं। सर हमने एक हाउस प्रॉपर्टी नई परचेज कर ली, एक न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली 10 लाख रुपए की, हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी, हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी इस काम के लिए, मुझे एग्जम्पशन मिल गई। अब मैंने डिपॉजिट किया है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कितना, 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। ये देखिए ये जो 4 5 लाख लाख था, किया है। हाँ 5 लाख नहीं, पहले 4 लाख को देखेंगे। ठीक है जी, 4 लाख कब किया था, 10/4/2020 को, 10/4/2020। मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर पैसा कब तक डाल सकते हो आप और क्यों डाल सकते हो। सर सबसे पहली बात, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर मैं पैसा इसलिए डालता हूं क्योंकि मैं बेनिफिट लेना चाहता हूं आने वाले 2 सालों का या आने वाले 3 सालों का, जिसके अंदर की मैं अपनी इन्वेस्टमेंट एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में कर सकता हूं। ठीक है सर, अब मुझे ये पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कब से पहले, जब से पहले वो टैक्सेबल नहीं हो जाता। तो वो टैक्सेबल कब होगा सर, देखिए ये डेट थी 4/11/2019। 4/11/2019 कौन सा ईयर है सर, 1920 है, और इसका टैक्स कब लगेगा सर, 2021 में लगेगा। यानी कि मुझे मेरी ड्यू डेट से पहले पहले चाहे वो 30 सितंबर हो ऑडिट के केस में या नॉन ऑडिट के केस में 31 जुलाई हो, उससे पहले इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो मैं शुरुआत की डेट पहले ले रहा हूं, 31 जुलाई 2020। क्या 31 जुलाई 2020 से पहले 4 लाख रुपया डिपॉजिट किया जा चुका है? जी हाँ सर, यस सर। बिल्कुल किया जा चुका है। 10/4/2020 को ही डिपॉजिट किया जा चुका है, तो इसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है सर, हमने 4 लाख की इसको एग्जम्पशन दे दी। आगे क्या लिखा है, लिखा है 5 लाख रुपए उसने, 5 लाख के उसने RECL के शेयर्स परचेज कर लिए। अब ये शेयर्स उसको परचेज करने थे कितने टाइम के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर इसको परचेज करने थे। RECL के शेयर जो उसने परचेज किए थे, नहीं 4 लाख ऑन 10/4/2020 एंड 5 लाख in on 15/6/2020 in capital gain bond of RECL। हाँ जी, RECL के शेयर्स उसने 5 लाख के जो परचेज किए हैं, इसकी एग्जम्पशन उसको मिलनी चाहिए क्या, बताओ। नो सर। नहीं मिलनी चाहिए सर, क्यों, क्योंकि उसने 6 महीने लैप्स करने के बाद इसको खरीदा है। इसको नवंबर से लेकर के कितने तक का टाइम दिया गया था, मई तक का टाइम दिया गया था, लेकिन ये भाई साहब सो रहे थे, तो इसको इसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ये 5 लाख का अमाउंट बेकार हो जाएगा, हम इसको एग्जम्पशन नहीं देंगे। ठीक है जी, आगे क्या बोला जाता है कि उन्होंने डिपॉजिट किया है 4 लाख, कब, 6 जुलाई 2020 को डिपॉजिट किया है 4 लाख रुपया, और डिपॉजिट किया है उन्होंने। ठीक है जी, 6 जुलाई 2020 को, और 3 लाख रुपए ऑन 1/11/2020 को इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। 1/11/2020, 1/11/2020 कब आता है बताइए, इसके बाद आता है या इसके पहले आता है, बोलिए सर। जो टाइम ड्यूरेशन उनके पास था उसके पहले या उसके बाद में, बाद में आता है सर, बाद में आता है। तो इनके पास में
इन्होंने जो पैसे डिपॉजिट किए किसके अंदर, ये 4 लाख और ये 3 लाख, ये इनकी ड्यू डेट के बाद की बात है, ये इसकी एग्जम्पशन इनको नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट्स इन द बॉन्ड्स ऑफ RECL ऑन 10/4/2020, 10/4/2020 जो 4 लाख था, 4 लाख बेटा डिपॉजिट किया गया था, 4 लाख डिपॉजिट किया गया था और 5 लाख रुपए के RECL के बॉन्ड खरीदे गए थे और उसके बाद में कोई नहीं खरीदे गए, तो इसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसको हटा देना बेटा यहां से, इसको हटा देना यहां से, ठीक है। 54 इसी की एग्जम्पशन इनको नहीं मिलेगी और ये हमारा कैपिटल गेन जो आ जाएगा उसके अंदर 4 लाख और ऐड कर देना। साथ ही इनको इस 3 लाख की एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने जो है एडिशनल फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के लिए ड्यू डेट पार होने के बाद, चाहे वो 30 सितंबर ही क्यों ना हो, ड्यू डेट पार होने के बाद इन्वेस्टमेंट की है नवंबर के महीने में, तो इसकी भी इनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ी सी गलती थी 4 लाख की, इसको मैंने हटा दिया। ओके, चले आगे। किसी कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? नो सर। अगला क्वेश्चन है सर हमारे पास में, मिस्टर एक्स ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज जिनकी 55 ईयर है, इन्होंने परचेज किए हैं 10 प्लॉट, ठीक है सर, 10 प्लॉट इन द फाइनेंशियल ईयर 3-4 फॉर रुपीज 2 लाख, 12 लाख, 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 करता हूं तो हमारे पास में वैल्यू आ जाती है जितने का इन्होंने एक प्लॉट खरीदा होगा, ठीक। On 1st April 2004, he started business of property dealing and converted all 10 plots into stock in trade of his business and recorded rupees 40 lakhs in the books of account. और इसकी fair market value, being fair market value on the said date. यानी कि ये कौन सा केस है? Conversion of capital asset into stock and trade. ये कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड का केस है, ठीक है जी। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड का केस है, जहां पे हमारी कैपिटल गेन लगाने के लिए ये हमारी सेल्स कंसीडरेशन बन जाएगी 40 लाख रुपए और इसके आगे का जितना अमाउंट होगा वो बिजनेस इनकम के अंदर आएगा, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है सर। आगे लिखा है ऑन 31 मार्च 2011 he sold all the plots for 55 lakhs, 55 लाख रुपए के लिए उसने बेच दिया। तो यहां से आगे 40 लाख से आगे जो उसने 55 लाख में बेचा है, 15 लाख की उसकी बिजनेस इनकम आने वाली है। आगे क्या बोलता है, एंड परचेज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 50 लाख, यानी कि इस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने पे उसको क्या मिल जानी चाहिए सर, एग्जम्पशन मिल जानी चाहिए। न्यू प्रॉपर्टी उसने परचेज की है। He constructed 2 rooms in his residential house property in June 2011 and spent 8 lakh rupees. 8 lakh rupees. पहले तो ये देखिए, इसने मार्च के महीने में 31 मार्च 2011 को इसने बेचा है और फिर जून 2011 को इसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की है। तो आप लोग ये बताइए कि ये जो इम्प्रूवमेंट का अमाउंट है, ये जो इम्प्रूवमेंट का अमाउंट है, इसकी डिडक्शन उसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये सब मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, ठीक है सर। चलो आगे चलते हैं। He sold the above residential house property as on 5/2/2020. इसकी हम एग्जम्पशन दे देंगे इसको 50 लाख वाले के लिए। और इसने कब परचेज किया था इसको, साल 2011 में, ठीक है जी, साल 2010-11 में परचेज किया था
और इसने इसको बेचा कब है? 5/2/2020 में। हमने इसको रूल क्या बोले थे? हमने कहा था ये जो न्यूली परचेज हाउस प्रॉपर्टी होगी ना सर, इसको आप 3 साल से पहले बेचना मत। और इसने हमारी इस बात को सीरियसली लिया और 3 साल के बाद क्या, बेचारे ने 10 साल तक इस प्रॉपर्टी को छेड़ा ही नहीं और 10 साल बाद बेचा है। ठीक है सर। कितने के लिए बेचा है? 80 लाख रुपए के लिए बेचा। 80 लाख रुपए के लिए बेचा। ठीक है जी। और उस टाइम पे स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी कितनी थी? 1,05,000। सॉरी, ये 105 लाख का मतलब है 1,05,00,000। 1,05,00,000। तो क्या लगता है यहां पे क्या होना चाहिए? चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं पहले। ऑन द रिजल्ट ऑफ मिस्टर एक्स, एओ मेड ए रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने इसकी वैल्यू लगाई 1,08,00,000। इसका मतलब, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने बोला कि हमारी सेल्स कंसीडरेशन जो है वो कितनी है? 80 लाख। और सेल्स कंसीडरेशन से बड़ा क्या है सर? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, जो कि है 1,05,00,000। और उससे बड़ा क्या है? वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू, जो सर 108 है। 108 है। ठीक है जी। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है। उसकी बारी तो आएगी बाद में, पहले जरा हम कैपिटल गेन निकाल लेते हैं। कैपिटल गेन इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है जी। कैपिटल गेन इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जिस साल पे हमने इसको बेचा था, जिस साल पे हमने इसको बेचा था, उस साल की बात कर रहा हूं मैं। पहले आप उसको निकाल लीजिए। क्या आप निकाल सकते हैं? एक बारी कोशिश कीजिए। मैं दूसरी बार निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, पहली बार जब कन्वर्जन हुई थी और उसको बेचा गया था तब की बात कर रहा हूं मैं। क्या आप बता सकते हैं कितना होगा? बोलो बच्चों। सर 27,55,963। ठीक सर। आपने कुछ इस तरीके से किया होगा कि हमने 40 लाख को सेल्स कंसीडरेशन माना होगा। एक सेकंड, यस सर। एक सेकंड ठहरिएगा। हाँ जी। हमने हमने सेल्स कंसीडरेशन माना होगा सर 40 लाख, और माइनस इसमें से किए होंगे रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर नील, नेट कंसीडरेशन 40 लाख। कोई एक्सपेंस तो नहीं थे ना उसमें? नो सर। ठीक नो है। सर। और फिर उसके बाद में हमने इसको 40 लाख में से 12 लाख माइनस कर दिए होंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12 लाख, और सीआईआई सेल ईयर का कौन से वाला है सीआईआई लिया आपने? 4-5 का लिया है। 4-5 का लिया है जब वो कन्वर्ट हुआ था, बिल्कुल सही लिया है। और 3-4 का नीचे लिया होगा। यस सर। 4-5 और नीचे 3-4 का। 3-4 का। ठीक है सर। ये ले लिया Yes. आपने सीआईआई। अब ये प्रॉपर्टी क्या थी? बोलना, बोलना।
ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी थी, यानी कि बिल्डिंग मान लेता हूं मैं इसको, है ना? हाँ। अच्छा सर, बिल्डिंग पे लॉन्ग टर्म होने के लिए कितना टाइम पीरियड चाहिए होता है? 36 months। 36 या 24? 24। और सर मुझे तो यहाँ पे 3, 4 और 4, 5 के अंदर 24 मंथ्स पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे, या दिख रहे हैं? नहीं है सर। नहीं नहीं, ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं सर, इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। भाई ऐसा है, हमें ना आदत पड़ जाती है कि हम ना हर जगह इंडेक्सेशन लगाना शुरू कर देते हैं। आप पहले चेक तो कर लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था सर? 12 लाख। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था कुछ? नहीं सर। नील। तो सर हमारे पास में कितना आ गया? ये 40 लाख माइनस 12 लाख, 28 लाख। 28 लाख। 28 लाख का हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाए। ठीक है सर, ओके। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब सर देखो, हमने ये चीज लगाई थी, हमने क्या बोला था? सेल्स कंसीडरेशन, मतलब हमने बोला कि हमारे मकान की वैल्यू 80 लाख है, गवर्नमेंट कहती है नहीं 1 करोड़ 5 लाख है, फिर एक वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है नहीं वो तो उससे भी ज्यादा है। तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि अगर हमारे और गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो जाए और बाद में वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू उससे भी ज्यादा हो जाए, तो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता, यहां पे एसडीवी जीत जाता है ना? क्योंकि रूल क्या कहता है कि अगर सेल्स कंसीडरेशन लेस देन एसडीवी है तो एसडीवी लगेगा, यानी कि पुराना वाला जो रूल था वही चलेगा। तो हमारा क्या आ गया? हमारे यहाँ पे सेल्स कंसीडरेशन 1 करोड़ 5 लाख। फिर ब्रोकरेज पे की है तो वो ब्रोकरेज भी क्या नाम है आ जाएगी हमारे पास में, और ये ब्रोकरेज कितनी थी? 1% थी ऑफ सेल्स कंसीडरेशन। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्चुअली चाहे सेल्स कंसीडरेशन हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है, लेकिन जो ब्रोकरेज पे की है वो तो हमने पे की है ना, वो तो हमें पता है हमने कितनी पे की है। तो वो कितना किया है हमने सर? 80 लाख का 1%, वो कितना आता है? 80,000। गलती से भी 1 करोड़ 5 लाख का 1% मत ले लेना, ठीक है सर? चलिए, अब हम कहते हैं कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने निकालनी है। जब इसने इसको कन्वर्ट किया था, जब इसने इसको कन्वर्ट किया था इनटू स्टॉक इन ट्रेड और उसको बेच दिया था 55 लाख रुपए में, 55 लाख रुपीज में। एक सेकेंड, शायद यहां पे कुछ जरूरत है। यहाँ पे 40 लाख से 40 लाख में उसने कन्वर्ट किया था, और उसके बाद में ऑन 31 मार्च 2011 में 10 प्लॉट 55 लाख रुपए के लिए बेच दिए गए थे, और उसके बाद में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए के लिए परचेज की गई थी, ठीक है? और इसी हाउस प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं। तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? इसकी 50 कॉस्ट लाख। ऑफ एक्विजिशन है सर 50 लाख। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 50 लाख, यानी कि 55 माइनस 40, वो तो हमारी बिजनेस इनकम है। और अब उस कैपिटल गेन के अंदर हमने कितने का एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया था? 50 लाख का हमने परचेज किया था, 50 लाख का हमने परचेज किया था। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि यहां पे जो हमारा 28 लाख था, 28 लाख था, इस पे इसको एग्जम्पशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और अगर मिलनी चाहिए तो कितनी मिलनी चाहिए? बोलो बोलो बच्चों, इसको एग्जम्पशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और अगर मिलनी इस चाहिए तो पे नहीं कितनी? मिलेगी, हाँ जी, इस पे नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी बेटा? सर। जो हमने जो ये अभी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो खरीदी थी उसकी ना 50 लाख की सर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो टाइम पीरियड के बाहर ही चला गया। ये तो उसने
जो ट्रांजिट किया था वो 2004 में किया था, और जब हमने प्रॉपर्टी खरीदी तो टाइम लिमिट से ज्यादा हो गया था। मेरी बेटी, मेरे को तेरे से यही जवाब की उम्मीद थी, हर स्टूडेंट से यही बात की जवाब की उम्मीद होती है, और इस चीज को अब मैं समझाने वाला हूं, सब कान खोल करके सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, सब सुनेंगे, ठीक है जी। इधर देखो मेरी बात, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की 12 लाख रुपए की, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि 10 करे, 15 करे, 50 करे, छोड़ो, कितने भी मकान परचेज किए हो, कितने भी प्लॉट परचेज किए हो, छोड़ो, 12 लाख के। सर इसको मैंने परचेज किया 3-4 में, और 4-5 में मैंने इसको कर लिया सर कन्वर्ट, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 40 लाख, और इसके बाद में बिजनेस ने इसको बेच दिया 55 लाख में। ये कब बेटा ये कब बेचा था, जरा बताना बेटा, ये कब बेचा था? ये 55 लाख में कब बेचा था, कौन से साल में बेचा था? 31 मार्च 2011 को, यानी कि 10/11 में। अब जिन्होंने मेरे को अभी जवाब दिया है ना, उन्होंने मेरे को ये बोला है कि सर इसकी एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए, इसकी एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यहां पे जो हमारे पास में इसको इन्वेस्टमेंट करनी थी ना, वो 2 या 3 साल के अंदर अंदर करनी थी, 2 या 3 साल के अंदर अंदर करनी थी, 4-5 के बाद, ऐसा मुझे जवाब मिला है, ठीक है। तो सर मैं ये कहता हूं कि 40 लाख माइनस 12 लाख, मेरा 28 लाख रुपए कैपिटल गेन है, और मुझे इसके अंदर से एग्जम्पशन मिलने का अधिकार है 50 लाख और 28 लाख, विच एवर इज लेस, यानी कि अमाउंट इन्वेस्टेड और 28 लाख कैपिटल गेन, विच एवर इज लेस। तो सर मैं यहां पे 28 लाख ले लेता हूं। क्यों ले लेता हूं? क्योंकि रूल पता है क्या कहता है, अभी मैं इस चीज को काटूंगा, अपनी कॉपी में मत लिखना, पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से। मेरे को ये कैपिटल गेन पे एग्जम्पशन मिल जाती, क्योंकि पता है ये कैपिटल गेन अराइज कब हुआ है, ये कैपिटल गेन जो है बच्चों, ये कैपिटल गेन अराइज हुआ है 10/11 में, और ये बिजनेस इनकम भी अराइज हुई है 10/11 में। हाँ ये बात और है कि अगर हम बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन लेते तो वो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन हमें 4-5 तक ही मिलता, और शुरू होता जब से हमने इसको परचेज किया हुआ था। लेट से ये 2001-2 में परचेज होती तो हम उसने टाइम का बेनिफिट लेते। बेटा कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम दोनों ही हमें अराइज हुए थे 10/11 में, ना कि ये 4-5 में अराइज हुआ था, क्योंकि जब तक चीज बिकेगी नहीं कैपिटल गेन कैसे आएगा, कैपिटल गेन कैसे आएगा? ठीक है जी, सामान बिका नहीं है तब तक, बिका तो 55 लाख में 10/11 में है ना। तो बेटा ये कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम 10/11 में ही हुई है, इसलिए इसको एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, लेकिन इसको फिर भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, इसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे एग्जम्पशन नहीं मिलती, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एग्जम्पशन मिलती है मेरे बच्चों। ये बात समझ में आई? यस सर। तो यहां पे कैपिटल गेन के अंदर इन्वेस्टमेंट वेल ऑन टाइम कर दी गई है, लेकिन कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे एग्जम्पशन नहीं मिलती, लॉन्ग टर्म पे मिलती है, ये रीजन है। सर ये तो आप पहले भी बता सकते थे, छोटा सा इतना लंबा भाषण क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि आपको ये सच्चाई से अवगत करा सकूं कि 10/11 में हमारी कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम दोनों ही 10/11 में हुई है। अच्छा खैर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे तो आंसर दिया भी नहीं हुआ,
हमने जो निकाला है, ठीक है। अच्छा जी, चलो अब इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी सर? 50 लाख थी, और हमने इसका CII लगा करके इतना अमाउंट निकाल दिया। बाद में हमने इसको इंप्रूव किया था 8 लाख के लिए, उसका भी CII लगा करके हमने ये वैल्यू निकाल दी। ठीक है जी, ओके। अब आगे तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सर ये जो हमने ब्रोकरेज निकाला है 1%, ये हर उस केस में होगा जब भी हम लोग STV लेंगे तो हम अपनी जो सेल्स कंसिडरेशन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, SDV तो मजबूरी की वजह से ली गई वैल्यू है, SDV तो मजबूरी की वजह से ली गई वैल्यू है, लेकिन ब्रोकरेज किसके ऊपर पे की गई है? असल वाले पे। और असल वाला कितना था सर? 80 लाख था, समझे? सर। सर अगर सेल्स कंसिडरेशन 1 करोड़ होता तो 1 करोड़ ही लेते ना फिर? सेल्स कंसीडरेशन, हाँ, अगर SDV से कम हो, क्यों 1 करोड़ क्यों लेते? सर सेल्स 105% पे आ रहा है ना वो। अच्छा, किसका 5%? SDV का 105% पे 1 करोड़ आ रहा है ना, हाँ, तो 5% की लिमिट के अंदर है तो 1 करोड़ ही लेंगे ना फिर सेल्स कंसिडरेशन। अच्छा वो 5% तो बता रहा है, जो 5% वाली लाइन नीचे लिखी हुई है नोट्स के अंदर। एक सेकंड, मैं नोट्स तेरे को बताऊं इसको, एक सेकंड ठहर जा। मैं समझ गया जो तू कह रहा है, लेकिन इसको मुझे तेरे को रेक्टिफाई भी करवाना है। एक सेकंड ठहर जा। पेज नंबर बता एक बारी। 129 है। हाँ एक सेकंड ठहर। तेरा और मेरा पेज नंबर अलग अलग है। हाँ जी हाँ जी, आप 105 कह रहे हो ना, इसको अब 110 कर दो पकड़ के। ठीक है सर? ओके सर। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखना। मिस्टर सुनील एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट with Mr. D to sell his residential house property located in Navi Mumbai on 16/8/2019। ठीक है सर, अच्छी बात है, बेचो मकान। फॉर 80 lakhs सेल प्रोसीड was to be paid in following manner। ध्यान से सुनना इस बात को, बिल्कुल ध्यान से, तसल्ली से। 20% पेड थ्रू अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। हाँ जी, मेरे को नहीं करना ये क्वेश्चन, मुझे कुछ नहीं बताना, मेरे को सिर्फ आप एक बात बता दो कि इस लाइन से आपको क्या खुशबू आ रही है। नीचे सॉल्यूशन मत देखना, भगवान के लिए मत देखना। सर SDV जो है वो डेट ऑफ अग्रीमेंट का डिफरेंस होगा होगा। क्योंकि उसने बैंक उससे पर पे किया है। हाँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं ध्यान से सुनना तसल्ली से। सर सबसे पहली बात, इसके रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि सर जितने में आपने इसको बेचा है, अगर वो SDV से कम पे बेचा है तो SDV इसकी सेल्स कंसीडरेशन बन जाएगी। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा। अब रूल्स क्या कहते हैं कि अगर आपने कोई भी टोकन मनी दे दी है, टोकन मनी दे दी है एट द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि मैं गया सर आपके घर में कि सर मुझे आपका ये हाउस प्रॉपर्टी परचेज करना है, ठीक है जी, और हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने मेरे को बताई है 80 लाख। मेरे को ये जम गई, मैंने क्या बोला, 80 लाख का 20% वही टोकन अमाउंट आपको दे करके बोला कि सर अब किसी और को मत दिखाना। ही एडवांस मनी मैंने आपको दे दी, टोकन मनी मैंने आपको दे दी। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या आपने टोकन मनी कैश में तो नहीं दी। अगर कैश में दिया तो वो टोकन मनी है ही नहीं, बस बात खत्म। तो हमने क्या देखना है? हमने सिर्फ इतनी सी बात देखनी है सर, हमने टोकन मनी दी है और कैश में नहीं दी। हाँ लिखा है वहां पे बैंक ड्राफ्ट से दी है, ठीक है सर, मौज आ गई हमें। अब अगर
आज की डेट पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है, अगर वो सेल्स कंसीडरेशन से, एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन से ज्यादा है, तो वही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। सोच के देखो, अगर पैसा जो है वो मैंने आज लिया होता, कैश में लिया होता, कैश में लिया होता, ठीक है जी, मैंने पैसा लिया होता और कैश में लिया होता, और आगे चल के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन बढ़ जाती, तो सर मेरी बढ़ी हुई वैल्यू को ही हम क्या मानते, हम अपना सेल्स कंसीडरेशन मानते। तो सिंपल सी बात है, टोकन मनी कैश में ना लेकर के, किसी और तरह से लेकर के, अदर देन कैश लेकर के, मैं क्या हो गया, सिक्योर हो गया। केवल अगर 80 लाख में भी मेरा मकान बिक रहा है और स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी मान लो 1 करोड़ है या 2 क्या नाम है ज्यादा है, उससे भी 1 लाख, 1 करोड़ 5 लाख है कुछ है, तो आज की डेट की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी ना, केवल वही मेरे पे एप्लीकेबल होगी, बाद की एप्लीकेबल नहीं होगी। और अगर मैंने कैश में पकड़ लिया होता पैसा, तो भाई साहब फिर मेरी बाद वाली डेट की, जिस दिन मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, उस डेट की एसडीबी मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाती। ये कहते हैं रूल्स। चलो सर ठीक है, समझ में आ गई हमें बात। ये हमारे पास में था, ये हमारे पास में था सर 20% हम देंगे, 60% दिया जाएगा सर पोजेशन पे, और बैलेंस अमाउंट जो था जब रजिस्ट्रेशन हमारे नाम हो जाएगा तब दिया जाएगा। ओके सर, 80 लाख का इस तरीके से हम बाइफर्केशन हमारे पास में लिखा हुआ है, जिसमें कि बाइफर्केशन के अंदर एक जो पॉइंट था वो सिर्फ हमारे लिए वैलिड यही था, बाकी दुनियादारी जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी, आगे कहता है जी, मिस्टर डी ने हैंड ओवर कर दिया पोजेशन के ऊपर प्रॉपर्टी, हैंड ओवर कर दिया, एंडेड ओवर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 15/12/2019 एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाज कंप्लीटेड ऑन 14/1/2020। और इस दिन पे इनकी वैल्यू क्या थी, एसडीवी की वैल्यू क्या थी, जिस दिन हमने एग्रीमेंट साइन किया था उस दिन थी 90 लाख, और जब रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हुई उस दिन था 91,50,000। तो सर हमने तो टोकन मनी अदर देन कैश में ले ली है, तो हमारे लिए ये वैल्यू तो बिल्कुल बकवास है ही नहीं। हम तो 90 लाख को ही अपना सेल्स कंसीडरेशन मानेंगे, क्योंकि सर रूल्स क्या कहते हैं कि अगर सेल्स कंसीडरेशन इज लेस देन एसडीवी, तो हमारी सेल्स कंसीडरेशन मानी जाएगी एसडीवी। ठीक है जी, तो सॉरी मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, बोला लेस देन और लिख दिया ग्रेटर देन। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं सर। 90 लाख का खेल है यहाँ पे। अब मिस्टर सुनील ने पैसा लेकर के, मिस्टर सुनील एक्वायर्ड न्यू प्रॉपर्टी एज ऑन 1 April 2001, 1 April 2001। हाँ नहीं, ये पुरानी बात कर रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी को खरीदा कब गया था सर, 10 लाख रुपए में खरीदा गया था 1/4/2001 को। ठीक है, और आफ्टर रिकवरिंग सेल्स प्रोसीड फ्रॉम मिस्टर डी ही परचेज न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर 35 लाख। क्वेश्चन के अंदर अब कुछ रह ही नहीं गया, सिंपल सी चीज है सर। 90 लाख की हमारे पास में एसडीवी है, यानी कि 90 लाख की हमारे पास में सेल्स कंसीडरेशन आ जाएगी। ब्रोकरेज यहाँ पे कुछ है नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 10 लाख रुपए, और इंडेक्स वैल्यू हम लगा देंगे जिस साल परचेज किया था और जिस साल सेल किया था। जिस साल सेल किया था वो ऊपर और जिस साल परचेज किया था वो नीचे, इतनी वैल्यू हमारे पास में आ गई। इंप्रूवमेंट इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया इतना। और अब हमारे को इन्वेस्टमेंट किए हमने न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, तो हमारे पास में अधिकार है सर कितने का, इन्वेस्टेड अमाउंट 35 लाख, और कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। तो कैपिटल गेन कितने का है सर, 61,10,000 का है। तो किस पे मिल जाएगी एग्जम्पशन, 35 लाख में मिल जाएगी। 35 लाख की एग्जम्पशन मिल गई, और ये जो है हमारा अमाउंट टैक्सेबल हो गया एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक,
सर अगर SDV एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ एग्रीमेंट से कम है तब? क्या सर, क्या एक बार फिर बोलना। SDV as on date of registration is less than SDV as on date of agreement. अच्छा, मतलब बाद में वैल्यू गिर गई। Yes sir. पहले तो ये क्वेश्चन ही इरेलेवेंट है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही है, लेकिन अगर कम भी हो गई तो इसके लिए हमारे पास अभी तक कोई रूल्स नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, गलत जवाब मैं नहीं दूंगा आपको। Okay sir. हाँ, हर जगह बढ़ती ही है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा कोई केस अभी तक है ही नहीं और कोई रूलिंग ही नहीं है। आप कम वैल्यू नहीं ले सकते, ज्यादा में से जो कम होगी वो ले सकते हैं। Okay sir. अच्छा जी, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, मिस्टर राकेश परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन 14 अप्रैल 1996, 2.5 लाख रुपए के लिए, और उन्होंने एंटर किया मिस्टर बी के साथ में सेल करने के लिए, एडवांस ले लिया 25,000 रुपए। हाँ जी, हाउएवर सिंस मिस्टर बी इज नॉट रेमिट द बैलेंस अमाउंट, तो उनकी कैपिटल, तो उनकी एडवांस मनी फोरफिट हो गई होगी। अब जल्दी से बताओ मेरे को, इस एडवांस मनी फोरफीचर का मैं क्या करूंगा? मेरे को इसके पूरे रूल्स पता लगाने हैं आपसे, क्या करूंगा? अगर 1/4/2014 के पहले है तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में माइनस कर देंगे, और हाँ, अगर उसके बाद है तो फिर उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेंगे। बिल्कुल सही जवाब। सर इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास में ये एडवांस मनी फोरफीचर हुआ है क्या नाम है 2014 से पहले, तो इसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देंगे, और अगर हुआ है उसके बाद तो हम इसको कैपिटल गेन में लेके ही नहीं जाएंगे। हम तो इसको कहां लेकर के जाएंगे सर? इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर लेकर के जाएंगे। चलो जी, ठीक है, ओके। तो ये 1999 में था, यानी कि 2014 से पहले था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ जाएगी सर? 2.5 लाख माइनस 25,000, और फिर उसके बाद में इंडेक्सेशन लगेगा। अच्छा जी, चलिए ठीक है। इसके बाद में लेटर ऑन ही गिफ्टेड हिज हाउस प्रॉपर्टी टू हिज फ्रेंड मिस्टर ए। वाह, ऐसा दोस्त भगवान सबको दे। गिफ्ट कर दी उसने ये हाउस प्रॉपर्टी, कब? 15/6/2001 में। और उसके बाद में उसके अंदर ये इंप्रूवमेंट किए गए। इंप्रूवमेंट किया गया था 96-97 में मिस्टर राकेश के द्वारा, यानी कि प्रीवियस ओनर के द्वारा। इंप्रूवमेंट किया गया था प्रीवियस ओनर के द्वारा 1996-97 के अंदर। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन कि क्या इस इंप्रूवमेंट को मैं अपने क्वेश्चन के अंदर जगह दूंगा? नो No, sir. सर, क्यों? क्योंकि ये 2001 से पहले हुई है, वो इग्नोर होती है। 2001-2 से पहले का है सर, इसको भगा दो। ये तो फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद जिस फ्रेंड ने गिफ्ट लिया था उसने 2 बारी इसका इंप्रूवमेंट कर दिया, 1 लाख के लिए और 2.5 लाख के लिए। हाँ सर, इसको आप अपने क्वेश्चन में जगह देंगे, बिल्कुल देंगे। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ? कहते जी फेयर मार्केट वैल्यू जो है हमारी वो है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपीज फेयर मार्केट वैल्यू थी। तो अब बताओ, 2,50,000 लोगे या फिर एक्चुअल परचेज वाला अमाउंट लोगे? बोलो जी। 50,000। 2,50,000 लेंगे। 2,50,000 रुपीज हम अपनी जो है फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। ओके सर। अच्छा, अब आगे मिस्टर ए की कहानी। मिस्टर ए भी एक एग्रीमेंट में आता है मिस्टर सी के साथ में फॉर सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 जून 2015, और रिसीव कर लेता है एडवांस। कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए एडवांस रिसीव कर लेता है। तो अब क्या होगा आगे देखो। द सेड अमाउंट वॉज फोरफिटेड बाय मिस्टर ए सिंस मिस्टर सी नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट। यानी कि लगता है इस हाउस प्रॉपर्टी को तो जो है ना, शापित है ये, कि एक बारी मिस्टर राकेश और उसके बाद में मिस्टर ए को एडवांस मनी मिल चुकी है, इसके डील एक बार में मेटरलाइज ही नहीं होती। तो सर अब इसको करेंगे क्या? देखो सर, सीधी सी बात है, अभी बताया गया है कि साल 2014 के बाद का एडवांस मनी फोरफीचर है 1 लाख रुपए।
इसका हम कुछ नहीं करेंगे सर, इसका कुछ नहीं करेंगे, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। इसको मिस्टर ए के इस फोरफीचर ऑफ कैपिटल गेन को हम कहां लेकर के जाएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। कैपिटल गेन में इसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, फिर फाइनली मिस्टर जो क्या नाम है, ये भाई साहब थे हमारे मिस्टर ए, इन्होंने संजय जी को भेज दिया 15 लाख रुपए में। कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। देखो जी, मिस्टर ए का कैपिटल गेन पूछा गया है यहाँ पे सिर्फ। अगर मैं चाहूं आपसे पूछता हूं मिस्टर राकेश का कैपिटल गेन, तो आपको मालूम है कि ये बस 25,000 रुपए जो है ना, ये डिडक्ट कर देने हैं हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, बाकी सब कुछ आपको करना आता है। तो क्या आप लोग मिस्टर राकेश का और मिस्टर ए का दोनों का कैपिटल गेन निकाल सकते हैं? सर देखो, सिंपल सी बात है, सेल्स कंसीडरेशन 15 लाख है, जितना में मिस्टर संजय को उन्होंने ये बेचा था। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगा दिया उसका। किसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगा दिया? पुराने वाले, प्रीवियस वाले ओनर का। ध्यान से देखना इसको, एक सेकेंड यहां पे। हाँ जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। ये राकेश भाई साहब थे और इन्होंने आगे चल करके कोई एडवांस मनी लिया था, एडवांस मनी फोरफीट किया था। ठीक है सर, ये इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाता 25,000 रुपए। ठीक है जी, और रिमेनिंग के ऊपर इंडेक्सेशन लग जाता। लेकिन इन्होंने ये प्रॉपर्टी क्या कर दी सर? गिफ्ट कर दी मिस्टर ए को, मिस्टर ए को। ठीक है जी, और यहां पे उससे पहले हमें दिया हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू 2012 का भी, 12 का फेयर मार्केट वैल्यू 2012 का कितना? 2.5 लाख, जो कि एक्चुअल परचेज के इक्विवेलेंट ही था शायद। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। यस सर। हाँ यस जी, सर, वही है। इक्विवेलेंट ही था। तो अगर ये भाई साहब गिफ्ट ना देते, बेच देते, तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होती सर? यहाँ पे एडवांस मनी फोरफीट करने के बाद में हमारे पास में कितना आ जाता? 1,75,000। और क्योंकि 1,75,000 जो है वो कम होता, मैंने 17,50,000 लिख दिया। वन लैख 170 नहीं, 225 आएगा। कोई टोक भी यस नहीं रहा। सर। यस सर, 2,25,000। नहीं है, दुष्ट बच्चे हैं। मैं गलत कंप्यूटेशन कर रहा हूं और गलत वैल्यू लिख रहा हूं, कोई टोक भी नहीं रहा। 2,25,000 आ जाता। अब अगर गिफ्ट ना हुआ होता तो मिस्टर राकेश के पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 होते सर। या तो आप 2,25,000 ले लो या फिर 2,50,000 ले लो। और इस केस में रूल क्या कहते? रूल ये कहते कि सर हम फेयर मार्केट वैल्यू के साथ जाते, है ना, फेयर मार्केट वैल्यू के साथ जाते। ठीक है सर, यानी कि हम क्या बोलते, ध्यान से समझ में आई मेरी बात? पहले ये बताओ, हम क्या बोलते हैं कि अगर एसेट एक्वायर की गई है 2001-2 से पहले, 2001-2 से पहले, और क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001-2 गिवन है, जो कि बड़ा है एक्चुअल परचेज प्राइस से। देखो अब एक्चुअल परचेज प्राइस कितना रह गया? 2,25,000 रह गया है ना, 2,25,000 रह गया। और फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 2.5 लाख है। तो सर किसके साथ में जाओगे? सर हम तो इसके साथ में जाएंगे। यानी कि अगर ये गिफ्ट ना करते, बेच देते, तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होती? 2,50,000 होती। अब आगे चलते हैं। मिस्टर ए ने क्या हरकत की सर? इन्होंने कुछ एडवांस मनी फोरफीट कर ली, इन्होंने भी कुछ एडवांस मनी फोरफीट कर ली। लेकिन ये एडवांस मनी बिल्कुल इररिलेवेंट है, क्योंकि ये है सर आफ्टर 2014, 2014 के बाद की कहानी है। ठीक है जी, तो इसको तो हम लेकर के कहां जाएंगे? इसको तो हम लेकर के जाएंगे सर IFOS में। तो इसकी तो कहानी यहाँ पे है ही नहीं, चल ही नहीं रही। ठीक है,
अब आगे जाकर के इन्होंने इसको मिस्टर संजय को बेच दिया। मिस्टर संजय को इन्होंने कितने का बेचा था ये हाउस प्रॉपर्टी? 15 लाख रुपए का बेचा, 15 लाख का, ठीक है ना। अब इस अमाउंट को, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मैं यहां से आउट कर देता हूं क्योंकि इस पॉइंट को हम समझ चुके हैं। तो मैं क्या कर देता हूं यहां पे कि सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मिस्टर राकेश वो कितनी है सर? 2.5 लाख है। अब ये तय हो चुका है। और यहां पे मिस्टर ए ने मिस्टर संजय को ये हाउस प्रॉपर्टी बेच दी है। सर एज इट इज अ केस ऑफ गिफ्ट और विल, एज इट इज अ केस ऑफ गिफ्ट और विल, देन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, हमारे रूल क्या कहते हैं? हमारे रूल्स कहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मिस्टर ए वो कितनी होगी सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू मिस्टर राकेश, यानी कि प्रीवियस ओनर की, क्योंकि मिस्टर ए ने मिस्टर राकेश से खरीदते समय कोई पैसे थोड़ी दिए थे, कोई पैसे थोड़ी दिए थे। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिस्टर राकेश के हाथ में है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी मानी जाएगी? वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिस्टर ए की मानी जाएगी। नंबर 2 रूल क्या कहता है? नंबर 2 रूल ये कहता है पीरियड ऑफ कि होल्डिंग सर भी प्रीवियस ओनर से लेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्या बोला बेटा? बीच में क्या बोला? प्रीवियस ओनर का जो है वहां से स्टार्ट करेंगे। हाँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग करंट ओनर का और प्लस प्रीवियस ओनर का, ये मिलेगा। यानी कि इसने मिस्टर संजय को जब बेचा होगा और जब से मिस्टर राकेश ने इसको खरीदा होगा तब से हम इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग, मतलब ऊपर सेल वाला कब? जब हमने संजय को ये हाउस प्रॉपर्टी बेची, और परचेज वाला कब? जब मिस्टर राकेश ने इसको खरीदा। मिस्टर राकेश ने तो 2001-2 से पहले खरीदा था, तो सबसे पहला सीआईआई कब का है? 2001-2 का ही है, और फेयर मार्केट वैल्यू भी 1-2 की ही ली हुई है। तो नीचे कौन सा वाला सीआईआई ले लेंगे सर? 100 रुपीज ले लेंगे। ठीक है ना। ये दिया हुआ है सर सारा का सारा हमारे पास में। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली गई है सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2.5 लाख ही ली गई है, ऊपर जब मिस्टर संजय को सेल किया है और नीचे जब मिस्टर राकेश ने इसको परचेज किया। ऐसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, देखो मिस्टर राकेश ने तो 2001-2 से पहले किया था ना, तो उसको तो इग्नोर कर दिया। 5-6 वाला 100 वो 1 लाख रुपीज हमने ले लिया, और ऊपर सीआईआई लगाया जब से हमने इसको सेल किया है और नीचे जब हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, प्लस एक और इंप्रूवमेंट करवाया गया 2.5 लाख रुपए, सेल वाला सीआईआई और साथ ही इंप्रूवमेंट वाला सीआईआई। तो टोटल वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? इतना आ गया। और नीचे क्या लिखा हुआ है? एडवांस मनी फोरफिट जो हुई है ना, जो मिस्टर ए ने करी है, कितनी? 1 लाख रुपए करी थी, यहां पे था ना 1 लाख रुपए, ये रहा। ये क्या होगा? ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। ठीक है जी। Yes, sir. आंसर में कोई शक? No, sir. Sir. ठीक है जी, आगे चलते हैं। हाँ, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ही पढ़ो। एक बार ही पढ़ो बच्चों खुद ही, मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ।
लिखा गया है मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है जो कि बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। उनका स्टॉक और मशीनरी जो था ना वो डिस्ट्रॉय हो गया एक फायर एक्सीडेंट में। अच्छा सर, बहुत बुरा हुआ इनके साथ। अच्छा, और फिर लिखा है कि स्टॉक लॉस्ट हो गया 6,50,000 रुपए का, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लॉस्ट स्टॉक 6,50,000. Certain proportion of machinery could be, इनकी मशीनरी भी डिस्ट्रॉय हुई है और जिसकी की ओपनिंग वैल्यू ब्लॉक की थी, हाँ मैं यही ढूंढ रहा था। 10,80,000 रुपए की इनकी प्लांटेड मशीनरी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी की ब्लॉक वैल्यू क्या थी, 1/4/2019 को इतनी थी। During the process of safeguarding machine in fire, Mr. A lost his gold chain and diamond ring, which he purchased in April 2012 for 1,20,000. Oh my God! बेचारा बचा रहा था चीजों को और खुद अपनी ही कुछ चीजें गवा बैठा। बताओ क्या जरूरत थी आग में कूदने की गोल्ड चेन और डायमंड रिंग पहन करके। खैर आगे चलते हैं। इनकी मार्केट वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू ऑफ दीज टू आइटम ऑन द डेट ऑफ फायर एक्सीडेंट वाज 1,80,000। फेयर मार्केट वैल्यू इतनी थी इनकी, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 1,20,000 1,80,000 रुपए थी, ठीक है। जो वो दो चीजें उसकी नुकसान हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी ने इन भाई साहब को स्टॉक के लॉस के लिए 4,80,000 रुपए दिए हैं, जबकि असल में इनका स्टॉक लॉस्ट कितना हुआ था, 6,50,000 का हुआ था। तो बताओ, बोलो बच्चों, 6,50,000 के लॉस के अगेंस्ट अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम 4,80,000 का मिला है तो क्या करना चाहिए इसका? क्या ये कैपिटल लॉस है? जल्दी बोलो, बोलो। नो सर। क्यों कैपिटल लॉस क्यों नहीं है, क्या है ये? बिजनेस लॉस की है नहीं। चीज थी वो, इसलिए बिजनेस लॉस है। बिजनेस लॉस है ये तो सुनाई दिया, क्यों बिजनेस लॉस है ये नहीं सुनाई दिया। तो क्योंकि वो स्टॉक वो तो बिजनेस के यूज में आ रहा था हाँ ना। जी पीजीबीपी के अंदर आएगा ना। सर सुनो, हमारी एक बात सुनो, कि आपने हमें बताया था कि जो हमारे पास में स्टॉक इन ट्रेड होता है वो हमारा कैपिटल एसेट नहीं होता, और जो कैपिटल एसेट नहीं है उस पे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कैसे आ सकता है ना। स्टॉक इन ट्रेड जो चीजें होती हैं वो हमारा कैपिटल एसेट नहीं होती, ठीक है सर। तो फिर इसका मतलब 6,50,000 माइनस 4,80,000 ये क्या हो गया, इसका बिजनेस लॉस हो गया। और ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर हमारे पास जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा सेक्शन 37 के अंदर अलाउड होगा। सेक्शन 37 बिजनेस एंड प्रोफेशन का एक जर्नल क्या नाम है सेक्शन है, जिसके अंदर की कुछ शर्तें पूरी करने के बाद सारे के सारे एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाते हैं। तो खैर जब सेक्शन 37 पे पहुंचेंगे पीजीबीपी के अंदर तब पढ़ेंगे, अभी क्यों सोचना इस बारे में। अभी तो हमें इतना पता है कि सर ये जो 1,70,000 का लॉस हुआ है ये इंश्योरेंस क्लेम पूरा ना मिलने के कारण ये सेक्शन 37 के अंदर पीजीबीपी में अलाउड है एज अ बिजनेस लॉस, ठीक है सर। और उसके बाद में उसकी एक प्लांट एंड मशीनरी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी सर, 10,80,000 की थी। इसके लिए उसको इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला सर, 6 लाख मिला। बताओ जी बताओ, क्या होना चाहिए इसके साथ में, बोलो बच्चों। बोलो ये कौन सा लॉस है, बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस? बिजनेस लॉस है ये भी। क्यों और कब कैपिटल लॉस कब होता? सो ये बिजनेस लॉस इसलिए क्योंकि वो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है। बिजनेस पर्पसेस के लिए तो डेप्रिशिएबल आइटम सारी की सारी यूज होती हैं, और हमने तो पढ़ा है
कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट, ऐसे ही कैपिटल लॉस भी होते हैं। देखो इसका आंसर क्या कहता है, इधर देखो, पहले ध्यान से समझो। कहता है मशीनरी इज अ कैपिटल एसेट, हाँ सर, और जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है सर। तो हम क्या बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास में ये किस में आ सकता है, कैपिटल गेन, या फिर कैपिटल गेन जब हम बोलते हैं तो ओब्लिक कैपिटल लॉस भी बोल देते हैं। कैपिटल गेन ओब्लिक कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, ये उसके अंदर आ सकता है। कंपेंसेशन रिसीव करना भी हमारी ट्रांसफर का एक पार्ट है। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर गवर्नमेंट से कोई कंपेंसेशन रिसीव होती है या फिर कोई किसी तरीके का कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी से हमारे को कोई अमाउंट रिसीव होता है कंपेंसेशन का, तो उसमें हमारा कैपिटल गेन लग जाता है या कैपिटल लॉस आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मशीनरी कैपिटल एसेट है और डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट है। नंबर 2, कंपेंसेशन रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी बाय फायर इज टैक्सेबल अंडर हेड 45 सबसेक्शन 1A सब्जेक्ट टू सेक्शन 50। यानी कि टैक्सेबल कब होगा, जब कैपिटल गेन हुआ हो, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम ज्यादा हो और WDV की वैल्यू कम हो, तब कैपिटल गेन होगा। तो यहां पे जो लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट टू सेक्शन 50, सेक्शन 50 क्या बोलता है, सेक्शन 50 बोलता है सर कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। चलो ठीक है सर, टैक्सेबल होता, लेकिन यहाँ टैक्स देने की तो बात ही नहीं आ रही क्योंकि यहाँ तो लॉसेज हुए। सिंस द पार्ट ऑफ मशीनरी, क्या एक सेकेंड बेटा, विनोद भैया एक सेकेंड ठहरना बेटा। हाँ जी, सिंस द पार्ट ऑफ मशीनरी इज सैवेज, compensation received from insurance shall be reduced from WDV of block, ठीक है जी। अब यहां पे ICAI का आंसर भी देख लो। The question does not matter whether the savage machinery is taken over by insurance company or whether there was any replacement of machinery during the year, assuming that savage machinery is taken over by insurance company and there was no fresh addition on machinery। देखो बच्चों, यहाँ पे एक सेकेंड ठहरना, जरा इसको लैपटॉप को बंद होने के कगार पे है ये, जरा मैं इसको इसकी चार्जिंग दे दूं, फिर हम बैठते हैं दोबारा से। एक सेकेंड ठहरिएगा। हाँ जी सर, इसके अंदर कोई फ्रेश एडिशन नहीं किया गया और ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ना वो खत्म हो गया था। ब्लॉक किस चीज का, प्लांट एंड मशीनरी का। तो इसके अंदर कोई एडिशन नहीं किया गया उसके बाद में, और ये पूरे का पूरा प्लांट एंड मशीनरी का जो ब्लॉक था वो खत्म हो चुका है। वो पूरा का पूरा प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक खत्म हो चुका है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास में जो भी कंपेंसेशन रिसीव हुआ है वो WDV की वैल्यू से कम है।
4,80,000 is being the excess of therefore rupees 4,80,000 being the excess of WDV over insurance compensation, that is 6 lakh, यानी कि 10,80,000 रुपए की हमारी WDV थी और इंश्योरेंस क्लेम ने हमें 6 लाख ही दिए, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा सर, कैपिटल लॉस हो जाएगा। और डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर हमारे पास में क्या आता है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आता है। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब रही बात हमारी गोल्ड चेन वगैरह की, तो गोल्ड चेन क्या कहती थी, गोल्ड चेन ये कहती थी कि हमारे पास इसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 रुपए, 1,20,000 थी हमारी इसकी ओरिजिनल वैल्यू, और 1,80,000 रुपए इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, और इसका कंपेंसेशन जो रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही हुआ है, 1,80,000 ही हुआ है, 1,80,000 ही हुआ है। ठीक है, ये देखिएगा, ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट। ठीक है जी, और कंपेंसेशन रिसीव्ड, हाँ जी, ये एक कंसीडरेशन माना गया है ट्रांसफर में। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास में क्या बोला गया है कि such compensation being a capital receipt is not chargeable to tax। एक बार इसके ICAI के आंसर को पढ़ते हैं। गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग आर कैपिटल एसेट। ठीक है जी, सेक्शन 214 कहता है दे आर नॉट पर्सनल इफेक्ट, ये हमें मालूम है, which along are excluded if any profit or gain arises on the in the previous year owing to the receipt of insurance claim, the same shall be chargeable to the tax as capital gain। लेकिन कैपिटल गेन होने के लिए हमारे पास 1,80,000 रुपए से ज्यादा का कंपेंसेशन अमाउंट होना चाहिए था, लेकिन ये था क्या सर, 1,80,000 ही था, 1,80,000 रुपीज ही था। तो जब 1,80,000 रुपीज ही था तो कोई इसके ऊपर कैपिटल गेन जो है वो नहीं बन रहा है। लेकिन इसको परचेज कब किया गया था, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में नहीं था। एक बारी मैं दोबारा देखूंगा इस क्वेश्चन को, इसको परचेज कब किया गया था, अगर बहुत साल पहले परचेज किया गया था तो इंडेक्सेशन लग जाएगा इसके ऊपर। सर अप्रैल 2012। कब, 2012 और Yes, sir. 2019। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। सर इंडेक्सेशन लगेगा इसके ऊपर, इसको हटाओ, फेयर मार्केट वैल्यू को तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे अब, इसके ऊपर इंडेक्सेशन लगेगा। और कैपिटल गेन कैसा आएगा हमारे पास में, 1,80,000 रुपए हमें मिला था और उसमें से माइनस करेंगे इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन कितना लगेगा, 1,20,000। और CII किसका, जब कंपनसेशन डिक्लेयर हुआ था वो कौन से, नहीं, जब लॉस हुआ था वो कौन से साल में हुआ था बेटा, 2019 में, नहीं 2019 में तो, हाँ उसी दिन हुआ था। WDV दी हुई थी वो 1/4/2019 की। नहीं दिया हुआ, कब लॉस हुआ था, तो हम उसको 19-20 ही मानेंगे। ऊपर 19-20 का CII और नीचे अप्रैल 12 है तो 12-13 का। सर 173,400। जो भी आ जाएगा वो हमारा पॉजिटिव तो नहीं निकलेगा, मेरे ख्याल में पॉजिटिव निकला है, यस सर। पॉजिटिव निकला है तो चार्जेबल टू टैक्स होगा। कर सकते हो इसको या करूं,
हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। ठीक है, अच्छा जी, ये मिस गुंजन वाला एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। मिस गुंजन परचेज ए लैंड फॉर ₹50 lakhs and in previous year 2008-9 held the same capital asset till 31st August 2014. She started her real estate business on 1 September 2014 and converted the land into stock in trade. यानी कि ये conversion of stock in trade का क्वेश्चन है। Her business on said date when fair market value of land was 3,20,000. 3,20,000 नहीं है, ये है 3 crore 20 lakhs. 3 crore 20 lakhs है। She construct 8 flats of equal size, quantity and quality and dimension. ठीक है जी। उन्होंने इसके बाद में इसको कन्वर्ट करने के बाद स्टॉक इन ट्रेड में इन्होंने क्या किया, इनके फ्लैट बना लिए, 8 फ्लैट बना लिए। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आया इनके ऊपर, 36 लाख आया ईच फ्लैट के ऊपर। जरा 36 इंटू 8 करना सर, कितना आता है? 288 लाख। कितना कितना? 288 lakhs। 2 crore 88 lakhs है ना? यस सर। ठीक है सर, 2 crore 88 lakhs इतना आता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन जनवरी 2008 और उन्होंने सिर्फ 5 फ्लैट, शी सोल्ड 5 फ्लैट लिखा है, सिर्फ 8 नहीं बेचे हैं पूरे, एट ₹90 lakhs, 90 लाख में बेच दिए। अच्छा चलो, 90 लाख पर फ्लैट लिखा है, पर फ्लैट लिखा है, 90 लाख में सारे थोड़ी बेचे हैं। वही मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार 2 करोड़ 88 लाख का सामान सिर्फ 90 लाख रुपए में बेच दिया, नहीं 90 लाख ईच में बेचा है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। उन्होंने शी इन्वेस्टेड 50 लाख रुपीज इन द बॉन्ड्स ऑफ NHAI on 31st May 2019. She also invested her 50 lakh in RECL के शेयर्स में। ठीक है, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे इनकी डेट्स के साथ में कि 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है या नहीं हुई है। हाँ जी सर, पहले तो कन्वर्जन की बात कर लें, पहले तो कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। यहां बताऊं या यहां बताऊं? जी, पहले कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने परचेज किए लैंड फॉर, कितने के लिए परचेज किया था बेटा? 50 lakhs के लिए, 50 lakhs, और कन्वर्जन कर लिया इनटू स्टॉक इन ट्रेड, और इस दिन इसका फेयर मार्केट वैल्यू जो था वो था, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 3 crore 20 lakh। नहीं, ये था फेयर मार्केट वैल्यू 3 करोड़ 20 lakhs। हाँ, 3 करोड़ 20 lakhs सबका। ठीक है जी, और फिर इसका सेल हुआ है। याद रखना, सेल सिर्फ 5 फ्लैट्स हुए जो इसको कन्वर्ट करके बने थे, इसके ऊपर फ्लैट बनाए गए 32 lakhs ईच, और 5 फ्लैट सेल हुए हैं
at the rate 90 lakhs each। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमारे पास में यहां से यहां तक का कैपिटल गेन निकलेगा, है ना? यस यस सर। सर। जरा बताना सर कितना होगा? सर 2,32,40,875। ये तो आंसर देख के तो नहीं बोल रहा। नहीं सर, कैलकुलेट। ठीक है जी, ये कर लिया हमने। बिल्कुल सही है। एक सेकेंड मैं इसको शेयर करता हूँ आपके साथ में। हाँ जी, ये 50 lakhs हमारे पास में फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना था? 3 करोड़ 20 lakhs, वो ले लिया हमने मैम। 3 करोड़ 20 lakhs, उसमें से हमने अपना CII लगा दिया 50 lakhs के ऊपर। कन्वर्जन की डेट का है ये, याद रखना, ऊपर और नीचे परचेज की डेट का है, ये आ गया। तो कैपिटल गेन इतना ही आ गया जितना कि अभी मुझे बताया गया। अब सर सारे के सारे फ्लैट थोड़ी बिके हैं, बोलो, सारे के सारे फ्लैट बिके हैं क्या? नो सर। नो सर। कितने बिके हैं? बिके पांच। हैं 5 फ्लैट। तो मैं कैपिटल गेन सबके ऊपर कैसे लगा दूं? प्रोपोर्शनेट लगेगा ना, वो 3 जब बिकेंगे तब इसका कैपिटल गेन अराइज होगा। भाई हम तो ये कहते हैं कि ये हमारा सारा का सारा कैपिटल गेन आया है, ये कैपिटल गेन हमारे पास में आया है जो कन्वर्ट हुई थी प्रॉपर्टी उसका। लेकिन कन्वर्ट होने के बाद में इनकम किस साल आती है? बिजनेस इनकम आएगी एक तो, और एक कैपिटल गेन आएगा। तो बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन दोनों उसी साल आएंगे जिस साल ये बिकेंगे। बिके तो अभी सिर्फ 5 फ्लैट ही हैं, 8 तो बिके नहीं है। तो सर हम इसका प्रोपोर्शनल अमाउंट ले लेते हैं। 2 करोड़ ये जो भी आया ना अमाउंट, जितना भी आया, इसका प्रोपोर्शनेट बना लेते हैं। अगर 8 के ऊपर इतना है तो बताओ 5 के ऊपर कितना होगा? बोलो जी। ये जो लैंड थी ये कितने फ्लैट्स बनाने के लिए कंप्यूट हुई थी? कितने फ्लैट बनाने के लिए यूज हुई थी? 8 फ्लैट्स। 8 फ्लैट। 8 फ्लैट बनाने के लिए यूज हुई थी। और अगर ये 8 फ्लैट्स कन्वर्जन के बाद बिक गए होते तो हमारा कैपिटल गेन इतना होता, लेकिन वो तो है ही नहीं। अभी सिर्फ मैं कन्वर्जन वाली बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है जी, बिजनेस इनकम की बात नहीं कर रहा। तो हम प्रोपोर्शनेट ले लेते हैं सर, कितना? इतना आ जाता है। यानी कि हमारा कैपिटल गेन 2 करोड़ समथिंग नहीं था, 1 करोड़ समथिंग था। ये बात समझ में आती है? पहले हाँ बोलो तभी आगे चलूंगा, अदरवाइज नहीं चलूंगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. प्रोपोर्शनेट लेना है। यस सर। क्योंकि वो भूमि पूरे 8 मकानों के लिए यूज हुई थी और बिके सिर्फ 5 हैं। देखो जैसे मैंने एक दिन क्वेश्चन क्लास के अंदर, सबसे पहली क्लास के अंदर धोखा भी दिया था किसी को। क्या बोला था? मैंने उससे परचेज करवाए थे 5,000 शेयर्स और बिकवाए सिर्फ 3,000 शेयर्स थे। तो उसने क्या किया था बच्चे ने? 3,000 शेयर का तो सेल्स कंसीडरेशन ले लिया था और 5,000 शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लिया था। कैसे? क्यों भाई? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी उतने का ही लेंगे, लेकिन यहां पे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अलग नहीं कर सकते थे क्योंकि उस टाइम पे हमने लैंड खरीदी थी जो अब कन्वर्ट हो चुकी है फ्लैट्स में। तो हमने पूरी की पूरा अमाउंट ले लिया। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि उन फ्लैट्स में से सिर्फ 5 फ्लैट्स ही बिके हैं। तो हमारा कैपिटल गेन, वो 3 जब बिकेंगे तब बिकेंगे, तब उसका कैपिटल गेन भी आ जाएगा इसकी तरफ से प्रोपोर्शनेटली। यानी कि आज हमने कैपिटल गेन जो निकाल लिया है इसका वही 3/8 वाला पोर्शन कब टैक्सेबल होगा? जब वो 3 फ्लैट और बिक जाएंगे। तो इतना अमाउंट हो गया। अच्छा, अब यहां पे दिया हुआ है कि हाँ जी बताओ, उसने इन्वेस्ट कर दिया 50 लाख रुपीस NHAI के अंदर, ठीक है, कब? 30 मई 2019 को। हाँ जी सर, 1 महीने के अंदर ही कर दिया है इन्होंने। 1 महीने के अंदर। कन्वर्जन की डेट से नहीं देखना, डेट ऑफ सेल देखना है, जिस दिन से मकान बिके हैं उस दिन से।
क्योंकि उसी दिन कैपिटल गेन एग्जिस्टेंस में आया। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको दूसरे Yes, क्वेश्चन में sir. समझाई थी। यस सर। ठीक है, डेट ऑफ कन्वर्जन से मत देखना। अच्छा जी, तो 1 साल 1 महीने के अंदर अंदर ही कर दिया इन्होंने। ओके, अच्छी बात है। और फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जून के महीने में कर दिया, लेकिन जून के महीने में अगले साल। तो बताओ, यहां पे अगर मैं कहता हूं कि ये जून 2020 नहीं होता, जून 2019 होता, तो मैं क्या इसकी एग्जम्पशन दे देता 50-50 दोनों में? नो सर, 50 सर, लाख की लिमिट है। 50 ही मिलती सर है। चाहे आप यहाँ पे 2019 कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, 50 लाख से ऊपर तो हमारी एग्जम्पशन है ही नहीं। तो 50 लाख की लिमिट हमारी एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो चाहे आप यहाँ पे 2019 लिखो, चाहे आप 2020 लिखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कंफ्यूज करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है सर, 50 लाख माइनस कर दिया, टैक्सेबल कैपिटल गेन आ गया। चलो सर, अब बिजनेस इनकम निकाल लेते हो, तो बहुत ही आसान है। 90 लाख का एक मकान बिका था, 5 मकान टोटल बिके थे, यानी कि 4 करोड़ 50 लाख का। अब इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? सर वही होगी इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या फिर परचेज प्राइस कितना होगा? सर इनका परचेज प्राइस वही होगा जो उस टाइम पे, कन्वर्जन के टाइम पे हमारा सेल्स कंसीडरेशन था। भाई सोच के देखो ना, मैंने आपको बेचा तो ये मेरा सेल्स कंसीडरेशन, और आपने मुझसे खरीदा तो ये आपका परचेज कंसीडरेशन। तो परचेज कंसीडरेशन कितना था? सर 3 करोड़ 20 लाख। लेकिन 3 करोड़ 20 लाख की जमीन हमने 8 फ्लैट के लिए यूज की थी, और बिके कितने? सिर्फ 5। तो प्रोपोर्शनेट कर देंगे ना इसको भी, 5/8, ये आ जाएगा कितना? 2 करोड़। अच्छा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन में भी हमने कुछ खर्चा किया था, चाहे आप इसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मत कहना, क्योंकि वो कैपिटल गेन में टर्म यूज होती है। तो हमने क्या लिख दिया? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट। 36 लाख रुपए का एक बनाया था, टोटल कितने? 5। वैसे बनाए तो 8 थे, लेकिन 5 ही बिके, तो 5 की ही अमाउंट ली है। ये भी आ गया सर 1 करोड़ 80 लाख। तो हमारी बिजनेस इनकम कितनी हो गई सर? 70 लाख रुपए की हमारी बिजनेस इनकम हो गई। गलती से भी यहाँ इंडेक्सेशन मत लगा देना, यहां इंडेक्सेशन मत लगा देना, क्योंकि इंडेक्सेशन सिर्फ कैपिटल गेन में मिलता है, बिजनेस इनकम में नहीं मिलता। ठीक है जी, बात समझ में आई? यस सर। चलूं आगे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, चलो सर आगे चलते हैं। Mr. X purchased 100 equity share in ABC Limited as on 1/10/1996 10 रुपए के लिए। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। हाँ, मेरे को याद आ गया, ये मैंने थोड़े टाइम पहले करवाया था कहीं और। एक बार इसको सुनना ध्यान से, हालांकि ये तुम्हें लड्डू लगेगा, लेकिन इसके अंदर भी एक चीज है। देखो, मिस्टर एक्स परचेज 100 इक्विटी शेयर इन एबीसी लिमिटेड एज ऑन 1/10/1996 फॉर ₹10 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर उसने परचेज किया। कंपनी इशूड 100 बोनस शेयर ऑन 1/10/2099। हाँ जी, और फेयर मार्केट वैल्यू 7 रुपए हो गई इसकी क्या हो गई? फेयर मार्केट वैल्यू 7 रुपए हो गई। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं सर, एक तो ओरिजिनल शेयर्स। मेरे को ये बताओ, ओरिजिनल शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्या लोगे? देखो यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू कम हो गई है, याद रखना। 10 लेंगे सर। सर 10 लेंगे, मैडम कह रही हैं 10 लेंगे, मैं भी मैडम के साथ में हूं, ठीक है 10 ले लेंगे। सर बोनस शेयर जो 100 इश्यू हुए हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे? सर 10 पे लेंगे। अच्छा, नहीं सर, 7 पे लेंगे। हाँ हाँ, अब टॉस कर लेते हैं, काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं हम। 10 आया तो तेरा, 7 आया तो मेरा। देखो ये कर सकते हैं। देखो देखो, अनुज ने अपना आंसर चेंज क्यों किया? बोनस शेयर मिले हैं सर फ्री में, 10 में थोड़ी मिले हैं। और फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 7 है। तो विच एवर इज हायर, ये लेते हैं। तो 7 है, 10 का तो बीच में लेना देना ही नहीं है। वो उसने 10 पता है क्यों आंसर दे दिया था? क्योंकि उसने सोचा था कि बोनस शेयर भी पैसे देके खरीदे, बोनस शेयर तो फ्री में मिलते हैं सर। देखा, मैंने कहा था ना लड्डू क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर गलती होने के चांसेस होते हैं। अच्छा आगे देखते हैं। द कंपनी अगेन इशू 100 बोनस शेयर्स एज ऑन 1/10/2013। बताओ अब इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे? मिल सर लेंगे। नील होगी।
नील होगी, क्योंकि सर आप हमें कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो, हमें मालूम है साल 2001-2 के बाद में जितने भी बोनस शेयर मिलते हैं ना, उनके ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू तो लगता नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू अप्लाई नहीं होता, तो ये फ्री का फ्री रह जाता है, तो हायर और लोअर की कोई बात ही नहीं रहती, तो इसलिए ये नील हो जाता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। अच्छा चलो इसको हटाते हैं, यहां से आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया सर? आगे बोला गया कि कंपनी ने ऑफर किए 100 राइट शेयर। ओ माय गॉड, यानी कि बोनस शेयर के साथ में राइट शेयर भी बीच में लगा दिए इन्होंने। ठीक है सर, कब? 1/4/2019 को। कितने में? 140 रुपए में ऑफर किए, जिसका कि फेयर मार्केट वैल्यू था 250 पर शेयर। भाई साहब मजा आ गया। यानी कि राइट शेयर्स जो थे, राइट शेयर्स जो थे वो कितने थे? 100 थे, और एक का दाम कितना था? एक का दाम था 250, जबकि ऑफर किया गया 140 ईच पे। तो अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे कितना दाम लगेगा बोलो? अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता तो कितना दाम लगता मुझे? सर 140, 140 लगता सर, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया 140 में देंगे, तो 140 मेरे को लगता। अभी आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या बोला गया? मिस्टर एक्स परचेज हाफ ऑफ द शेयर्स। आधे शेयर परचेज कर लिए, यानी कि मिस्टर एक्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो गई सर? 50 इंटू 140, 140 में मिलेगा उसको। और रिमेनिंग हाफ जो थे वो उसने रिनाउंड कर दिए अपने फ्रेंड मिस्टर वाई के फेवर में, यानी कि मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ ले जाओ किसी और को दो, और वो मिस्टर वाई के दोस्त, मिस्टर एक्स के दोस्त मिस्टर वाई ने खरीद लिए। ही चार्ज ₹20 पर शेयर। बहुत बुरा दोस्त था ये। इसने क्या किया? कहता है, मिस्टर वाई को कहता है, पता है तुझे जो ये शेयर मिले हैं ना, ये मेरी वजह से मिले, अगर मैंने नहीं छोड़े होते ना तो तेरे को मिलते ही नहीं। वाई भी कहता है हाँ हाँ भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वाई उसको कितना दे देता है? 20 रुपए दे देता है। यानी कि उसने बैठे बिठाए अपना राइट ट्रांसफर करने के लिए मिस्टर वाई से 20 रुपए पर शेयर कमा लिए। और टोटल कितने शेयर ट्रांसफर किए थे? 50। तो 50 इंटू 20 कितने? 1000 रुपए कमा लिए ना उसने। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल द शेयर्स वर सोल्ड बाय मिस्टर एक्स एंड वाई एट द रेट 300 पर शेयर। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2020 को। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इस पे पे कर दिया गया, एंड एसटीटी पेड। कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। एक्स का बताना है हमने, सिर्फ वाई का कुछ नहीं बताना। ठीक है, चलो देखते हैं सर, ध्यान से देखना आंसर को। हाँ जी, कितने शेयर्स मिस्टर एक्स ने बेचे हैं? टोटल कितने शेयर्स बेचे हैं, और टोटल कितने शेयर हमारे पास में थे? एक बारी कंप्यूट कर लेते हैं। 100 इक्विटी शेयर। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे पैटर्न में किया हुआ है, अगर मैं करता हूँ क्लास के अंदर तो मैं तो सारे शेयर्स इकट्ठे ही ले लेता हूँ, लेकिन चलो जिस पैटर्न में यहाँ पे किया हुआ है उसी पैटर्न में हम आपको सिखा देते हैं, अलग अलग साफ साफ किया हुआ है। पहले तो हम ना 100 ओरिजिनल शेयर्स की बात करते हैं। ओरिजिनल शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो 100 ओरिजिनल शेयर्स कितने में बिके? 30,000 में बिके सर। 300 रुपए का एक बिका है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी कितनी थी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी इसकी 100 इंटू 10। 100 इंटू 10, ये देखना जरा एक बारी क्वेश्चन। $2020 एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे ना एक ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की बात है, उस वजह से इंडेक्सेशन नहीं लगी है, ये मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। ठीक है, इसको हम नॉर्मल तरीके से ही करते हैं जैसे मैंने आप लोगों को इसको सिखाया है। ठीक है, जैसे मैंने सिखाया ना मैं वैसे ही करूंगा। तो आप इसके ऊपर लगा दो सर इंडेक्सेशन। आप क्या लगा दो इसके ऊपर? इंडेक्सेशन।
और यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी इंडेक्सेशन लगाने के बाद, और वो आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी, ओके। वो आंसर जो आप निकालोगे वो बिल्कुल सही होगा। ठीक, ऐसे ही हमारे पास बोनस शेयर थे, फर्स्ट बोनस शेयर, ये भी 100 थे और 300 रुपए में बिके, 30,000 हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने 7 लेना है, जो कि हमने देखा था। और आप यहाँ पे इंडेक्सेशन लगाओ और वैल्यू माइनस करो, कुछ और वैल्यू आएगी, और यहाँ पे जो है हमारे पास में कोई और वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो बिल्कुल सही होगी। ठीक, अच्छा जी, सेकंड बोनस शेयर थे 30,000, कितने थे, वो भी 100 थे, 300 में बिके थे, 30,000 हो गया। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है, अभी हमने देखा ही था। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा सर, 30,000 आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। राइट शेयर जो हमने बेचे हैं, मिस्टर एक्स ने जो राइट शेयर बेचे हैं, ठीक है, वो कितने में बेचे हैं, 50 थे। उसने कितने एक्सरसाइज किए थे सर, 50 शेयर। कितने के बिके हैं, 300 के बिके हैं, तो 15,000 रुपए का इसका सेल्स कंसीडरेशन हुआ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 इंटू 140, 50 इंटू 140। अब मेरे को यहां देखना पड़ेगा कि इसको इसने शॉर्ट टर्म पीरियड में बेच दिया या लॉन्ग टर्म पीरियड में बेचा है। देखना, आप भी चेक करना, मैं भी देख रहा हूं। इसको प्रपोज शॉर्ट टर्म में बेचा। 1/4/2019 को और 1/4/2021-2020, यानी कि 9 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर ही बेच दिए इसने। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसके ऊपर तो इंडेक्सेशन नहीं लगेगा सर। ठीक है जी, तो ये इसकी वैल्यू बिल्कुल सही दी हुई है, 140 इंटू 50, 7,000 रुपीज। और ये कैपिटल गेन हमारे पास में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 8,000 रुपए का। अच्छा सर, अब बैठे बैठाए इसने 50,000 रुपए कमा लिए थे। कैसे कमा 50,000 नहीं, 1,000 कैसे कमाए थे सर, 50 शेयर्स के ऊपर इसने 20 रुपए लिए थे अपने फ्रेंड से। सेल ऑफ राइट, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ है नहीं, और कंपनी इसको राइट रेनाउंस करने के लिए कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं देती, छोटा ही पीरियड देती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा कितने का, 1,000 रुपए का। आप यहाँ जहां पे मैंने इंडेक्सेशन लगाई है ना, आप इंडेक्सेशन लगाएंगे, ठीक है, और जो वैल्यू निकल करके आएगी ना उसी वैल्यू से करेंगे, आपका आंसर सही होगा। एसटीटी का कोई पॉइंट है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का, जिसको मैं बताऊंगा, उसके बाद ये आंसर अप्लाई हो सकता है। ठीक है जी, लेकिन अभी के लिए आप वही करेंगे जो आपको सिखाया गया। ठीक है जी, स्लम्प सेल का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था क्लास के अंदर, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ट्राई कीजिए, और ये मेरे ख्याल में आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं इसको करवा दूंगा। और चलते हैं आगे। इनहेरिटेंस वाले, स्टॉक एंड ट्रेड वाले क्वेश्चन हमने आज, इनहेरिटेंस यानी कि गिफ्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है ये, लैंड के गिफ्ट होने का, और उसके बाद में इसको बेचा गया है, और एसडीवी भी दी हुई है, और वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू भी दी हुई है जो कि ज्यादा है एसडीवी से, तो एसडीवी हमारा सेल्स कंसीडरेशन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप कीजिए 15th। 15, 16 और 18th, 15, 16 और 18 लिख लो बेटा, 15, 16 और 18 आप लोग करेंगे घर पे। हर चीज की एक्सप्लेनेशन दी हुई है आंसर के अंदर, कैसा हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। Yes, sir. ये यार सर वाला कौन था, ये लास्ट में कौन था, ये है सर, थक गया कौन बच्चा, अब नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं इसको, बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. बच्चों बाय।